हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में, जहां पर टॉप 10 देश विदेश की घटनाओं के बारे में, न्यूज़ के बारे में हम लोग विश्लेषण करते हैं एमसीक्यू के जरिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, दुनिया के 53 देशों में 102 सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोल लिए हैं एक देश ने, उसके बारे में बात करेंगे। यूएसए से 2 गिरफ्तार हुए हैं, कई देशों ने कहा है कि बंद करो हमारे यहाँ के सीक्रेट पुलिस स्टेशन। इस पर डिटेल बात करेंगे, द हिंदू ने काफ़ी विस्तार से बताया इसमें। मणिपुर हिंसा, उसकी जांच के लिए जुडिशियल कमीशन का गठन किया गया है। कौन है अध्यक्ष? केंद्र सरकार ने फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। तो क्या होता है एफडीसी और कितनी तरह की एफडीसी पर रोक लगाई है, वो बात करेंगे। ओडिशा रेल हादसा, उसके लिए ये बात हो रही है कि सीबीआई से जांच कराई जाएगी, और भी कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो एक लाइक बनता है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के 53 देशों यानी 53 कंट्रीज में 102 सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोल लिए हैं? आंसर होगा चाइना। न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो चीन ने क्या किया है? दुनिया के 53 देशों में 102 गुप्त पुलिस स्टेशन बना लिए हैं, सीक्रेट पुलिस स्टेशन, और यहाँ पर उसका जुडिशियल सिस्टम भी चल रहा है। स्पेन के एक समूह है सेफगार्ड डिफेंडर्स, तो उसने ये खुलासा किया है और उसी के आधार पर द हिंदू ने पूरी रिपोर्ट बनाई है। अपडेट भी चल रहा है, जैसे आपको बताऊं, न्यूज़ देख रहे हैं आप। जर्मनी सरकार के मिनिस्टर ने 15 मई को कहा कि ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है कि चीन ने उसके देश में पुलिस एक्टिविटी शुरू कर दिया है और वहाँ ये सब चल रहा है, सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोला हुआ है। ओके, इसके अलावा और बताऊं मैं, अमेरिका की खबर देखिए। अमेरिका में हाल ही में सीक्रेट पुलिस स्टेशन पर छापा मारा गया और कई चीनियों को मतलब 2 को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और जिन 52 कंट्रीज़ में चीन के सीक्रेट पुलिस स्टेशन हैं, उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा जैसे ताकतवर देश भी शामिल हैं। अब इस मुद्दे पर पश्चिमी देश का चीन से टकराव हो रहा है, और ये देश चीन के सीक्रेट पुलिस स्टेशन है उसको हटाने के लिए एक्शन ले रहे हैं। सवाल है, चीन ने क्यों बनाए ये सीक्रेट पुलिस स्टेशन? तो देखिए, स्पेन का जो समूह है सेफगार्ड डिफेंडर्स, उसकी जांच में ये कहा गया है कि चीन इसको सर्विस स्टेशन बताता है और कहता है कि चीनी नागरिकों के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए स्थापित किया गया है, जैसा कि चीन जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, पासपोर्ट रिन्यूअल, नागरिकों की मदद करना वगैरह वगैरह। चीन का दावा है कि दुनिया में चीनी नागरिकों द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी काफ़ी बढ़ी है और उसको रोक लगाने के लिए सर्विस स्टेशन की स्थापना की गई है। दरअसल कोविड-19 के बाद, यानी कोविड-19 की जो महामारी आई, उसके बाद चीन ने सितंबर 2022 में एंटी टेलीकॉम एंड ऑनलाइन फ्रॉड लॉ ये पारित किया था, और ऐसे अपराध के लिए जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होते हैं, तो विदेश में भी अगर कोई चीनी नागरिक इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसको जवाबदेह ठहराया जाएगा। अब सवाल है कि हकीकत में क्या कर रहा है चीन? ये तो चीन कह रहा है, हकीकत में चीन जो है ना वो कुछ और ही कर रहा है। सेफगार्ड डिफेंडर्स, उसकी रिपोर्ट ये कहती है, द हिंदू में जो छपी है, कि चीन इसके जरिए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने वाले जो दुनिया भर में फैले चीनी लोग हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। ये पुलिस स्टेशन जो है विदेशी चीनियों व्यक्तियों से जुड़ी हुई कोई भी अवैध आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसता है। कई निर्दोष चीनी नागरिकों को संदिग्ध लिस्ट में डाल दिया गया है, और वो जो कानून उसने बनाया हुआ है उसके तहत कठोर कार्रवाई का उनका सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो चीनी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं चीनी सरकार का, दूसरे देशों में हैं, तो उनको धमकी दी जा रही है, तस्करी, इसके अलावा डराने धमकाने के माध्यम से, और धोखाधड़ी में उसको फंसाया जा रहा है। एक तरफ से चीनी पुलिस स्टेशन जो सीक्रेट है वो उन लोगों के घर पे, रिश्तेदारों के घर पे, यहाँ तक कि बिजली पानी आपूर्ति रोकने का भी काम कर देते हैं, मतलब दूसरे देश में जाकर। ये हालात हो गए उस सीक्रेट पुलिस स्टेशन का। और चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने खुद ये माना है कि जुलाई 2022 तक 2,30,000 चीनी जो थे, जो संदिग्ध थे, उन तक इन लोगों ने पहुँच बनाई, जिन लोगों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की थी या धोखाधड़ी का आरोप लगा था उन पर। और सीक्रेट पुलिस स्टेशन के लोगों ने इन चीनियों को विदेश से चीन लौटने के लिए राज़ी किया ताकि वहाँ पर उस पर कार्रवाई की जा सके।
कानूनी शिकंजा बनाया जा सके। ठीक है, चीन ने 9 देशों की लिस्ट भी बनाई हुई है और उसको लगता है कि यहाँ पर चीनी लोग फ्रॉड करते हैं। जैसे कौन कौन से, ये जो देख रहे हैं आप थोड़े डार्क कलर में, ये सब है तुर्की, यूएई, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब देश हैं। हालांकि इंडिया में, मतलब इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि इंडिया में इसका सीक्रेट पुलिस स्टेशन है या नहीं है। मुझे लगता है नहीं होगा। ओके, तो दुनिया भर में ये जो मैप देख रहे हैं आप, इसमें जो ये सब कलर का, इस तरह के कलर का जो दिख रहा है देश, उन सब में चीन के सीक्रेट पुलिस स्टेशन का विस्तार हो रहा है। द हिंदू के अनुसार जनवरी 2022 में चीनी संदिग्ध जो विदेशी हैं उनको टारगेट करने के लिए चीन ने ये शुरुआत की थी जनवरी 2022 में। 21 देशों में शुरुआत में ये सीक्रेट पुलिस स्टेशन का पहले बैच की स्थापना की गई थी। उनमें कनाडा, अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड, यूके, सूरीनाम, पेरू, ब्राज़ील, चिली, पनामा, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, म्यांमार, कंबोडिया, इन सब कई सारे देश शामिल हैं। और बाद में धीरे धीरे उसने और अपना पकड़ जो है ना वो और बढ़ाने लगा, सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोल लिया। ये एक सीक्रेट पुलिस स्टेशन का फोटोग्राफ है और ये है इटली का, और इसमें ये लगा हुआ है। ये फ़ोटो द हिंदू ने प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट में भी है, सेफगार्ड डिफेंडर्स की जो रिपोर्ट है उसमें, कि ये पुलिस ओवरसीज सर्विस स्टेशन। तो ये है, यहाँ तो ओपनली इटली में उसने कह दिया कि हाँ मेरे पास है, और बाकी देशों में उसका सीक्रेट पुलिस स्टेशन है और उन देशों के लोगों को पता ही नहीं है। ओके, तो इन पुलिस सर्विस स्टेशनों के माध्यम से चीन अपने जो विदेश में रह रहे नागरिक हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करता है, और इससे तमाम देशों में चिंताएं बढ़ गई हैं। ओके, इन देशों का ये मामला है कि इसकी वजह से जो द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि है, लोकल ऑफिसर्स के अधिकार हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो नियम हैं, उन सबको भी चीन ने दरकिनार कर दिया है और वो अपनी न्यायिक प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम स्थापित कर रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में। नवंबर 2022 की बात है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड, जर्मनी सहित 12 देशों ने ये पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की कि क्या बीजिंग यानी चाइना ने उन सब के देशों में ये सीक्रेट पुलिस स्टेशन बनाए हुए हैं, और रिपोर्ट में ये सब सामने आया है बात। तो कई सारे देशों ने एक्शन भी लिया है। जैसे 15 मई को जर्मनी की सरकार ने चीन से कहा है कि उनके यहाँ जो 2 सीक्रेट पुलिस स्टेशन चल रहे हैं जिनके बारे में उनको पता चला है तो उसको हटाएं। ठीक है, इससे पहले भी नवंबर 2022 में भी जर्मनी ने चीन से कहा था कि हटाओ इसको, लेकिन इतना वो चीन मतलब जाके डट गया है कि वहीं है और वो अपना सीक्रेट पुलिस स्टेशन चला रहा है। ये तो जर्मनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और भी मैं न्यूज़ कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ, अप्रैल 2023 में अमेरिका में FBI ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उसने चीनियों को गिरफ्तार किया था 2, उसका न्यूज़ भी ये रहा, और सीक्रेट पुलिस स्टेशन पे छापेमारी की थी। हालांकि जब ये लोग गए तब तक इन लोगों ने सारे दस्तावेज जला दिए थे और इन लोगों ने बयान जारी करके ये कहा था। ठीक है, उससे पहले दिसंबर 2022 में चेक गणराज्य में सीक्रेट पुलिस स्टेशन चल रहा है, तो फिर उसको भी बंद कराया गया। ठीक है, ये स्थिति है। कनाडा, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, USA, ये सब भिड़ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तुमने क्यों बना रखा है, ये स्थिति कर रखी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो एक इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। चीन, और जो भी कुछ मैंने बताया है उसका पूरा PDF हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और हाँ, एक मेंबरशिप प्लान भी है 1 ईयर का, बहुत मामूली सी रकम है। उसके जरिए आपको PDF मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ हैं इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए। करंट अफेयर्स की तो शानदार तैयारी होती है यहाँ पर, साथ में तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ हैं अवेलेबल, और हमारे क्वेश्चन अक्सर मतलब शानदार ढंग से एग्जामिनेशन में टकराते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन होगा, मणिपुर जातीय हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग यानी जुडिशियल कमीशन का गठन किया है? आंसर होगा जस्टिस अजय लांबा। क्या नाम है? जस्टिस अजय लांबा। 3 सदस्यीय ये कमीशन बनाया गया है, आयोग बनाया गया है, और इसमें
जो अध्यक्ष हैं वो हैं हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा, उन्हीं की अध्यक्षता में है। और 2 अन्य सदस्य हैं, जिसे असम मेघालय कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं हिमांशु शेखर दास। इसके अलावा तेलंगाना कैडर के 1986 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं आलोक प्रभाकर। तो ये 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन है और इसके गठन के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। ठीक है, तो मणिपुर में जो जातीय हिंसा है उसकी वजह से अब तक 98 लोगों की जान जा चुकी है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है। 3 मई को शुरू हुआ था वहाँ पर बड़े पैमाने पर और 4 जून तक का जो आंकड़ा है वो 98 लोगों का है। सैकड़ों घर जला दिए गए हैं। पुलिस अभी तक मणिपुर के ज़्यादातर हिस्सों में नहीं पहुँच पाई है। 35,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। ठीक है, तो जांच आयोग का काम क्या है? जांच आयोग क्या करेगा? तो उसका काम है हिंसा जो वायलेंस हुआ है उसके कारणों की जांच करना और जिम्मेदारी तय करना, कौन कौन जिम्मेदार है इसके लिए। और 6 मंथ में यानी 6 महीने में उनको रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। और ये आयोग इस बात की भी जांच करेगा कि क्या हिंसा और दंगे को रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए पर्याप्त एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस थे वो लिए गए या नहीं लिए गए। ओके, और एक और इन्फॉर्मेशन आपको दूँ कि इम्फाल दीमापुर नेशनल हाईवे जो 2 है वो ठप है। गृह मंत्री ने 4 जून को अपील की है लोगों से कि ये इम्फाल दीमापुर नेशनल हाईवे 2 को जो अवरोध है, जो बंद है, लोगों ने उस पर जाम लगाया हुआ है, मतलब उस ओर नहीं जा सकते, तो उसको हटाने की अपील की है ताकि भोजन, दवाएं, पेट्रोल, डीजल और अन्य जो आवश्यक वस्तु हैं वो लोगों तक पहुंच सके। दरअसल मणिपुर में जो घाटी क्षेत्र है वहाँ तक किसी भी प्रकार की आपूर्ति के लिए राजमार्ग, ये नेशनल हाईवे वो महत्वपूर्ण है। और ये नागालैंड में दीमापुर से शुरू होकर और ये मणिपुर में नगा और कुकी पहाड़ी जो ज़िले हैं ना उन सब से होकर गुजरता है। चूँकि मणिपुर में अभी तक रेल संपर्क जो है ना वहाँ पर नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, उसी के जरिए ये वस्तुओं का परिवहन वगैरह की एक जीवन रेखा है ये। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि अभी तक नेशनल हाईवे भी जाम है वहाँ पर, और जो पहुँच रहे हैं, जो सुविधाएं वहाँ पहुँच रही हैं वो बाई एयर पहुँच रही है। ठीक है, तो ये यहाँ इसकी राजधानी है इम्फाल। अच्छा, ये जो मणिपुर वाला जो मामला है ना, जो पूरी हिंसा है, उसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि मणिपुर में आखिर ये जातीय हिंसा है क्या। ठीक है, तो मणिपुर, उसके चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर है अनुसुईया उइके और राजधानी इम्फाल है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन तो जरूर दबा देना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर करें। तो क्वेश्चन होगा अगला, केंद्र सरकार ने कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाओं पर जून 2023 में प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया? आंसर होगा 14 तरह की ये कॉम्बिनेशन ड्रग कहिए FDC को, तो उस पर बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने ये 4 मई 2023 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। ओके, इसके लिए। और इनमें जो ये सब जो दवाएं हैं उनमें सिर दर्द, बदन दर्द, जुकाम, बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अस्थमा, इस तरह की कई सारे उससे जुड़ी हुई दवाएं हैं। ठीक, और केंद्र सरकार ने इन दवाओं को अनसेफ ड्रग माना है। ओके, अनसेफ है लोगों के लिए, ऐसा कहना है केंद्र सरकार को। और इससे पहले 2016 में भी कुछ FDC दवाओं पर यानी 344 FDC दवाओं पर बैन लगाया गया था। अब सवाल है कि क्या है ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC? महत्वपूर्ण है आपके लिए समझने के लिए। तो देखिए, CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार FDC वो दवाएं होती हैं जिनमें एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यानी जो दवा कह लीजिए उसको मिलाकर बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जो पॉपुलर FDC दवा है सुमो काफ़ी पॉपुलर है, तो उसको नेमुलसुलाइड और पैरासीटामोल उसको मिक्स करके बनाया जाता है। ओके, तो वो भी एक तरह से अब बैन की श्रेणी में अब आ गया है। ओके, तो 14 FDC है, प्रतिबंध लगाया केंद्र सरकार ने।
और कैसे ये प्रक्रिया हुई है बैन लगाने की, तो उसके लिए दरअसल केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ कमेटी से सुझाव मांगा था कि इस पर क्या किया जाए। तो इस कमेटी ने कहा कि 14 जो FDC है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस ड्रग, उसका कोई मेडिकल औचित्य नहीं है अभी, और साइड इफ़ेक्ट के खतरे अभी हैं उस पर। ओके, और इन दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही बेचा और ख़रीदा जा रहा था, आमतौर पर जो दुकानों पे ही मिल जा रहा था। तो इस वजह से इस पर बैन लगाया गया। तो अब क्या है, बिक्री, उपयोग और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब पर बैन लगा दिया गया। कौन कौन सी दवाएं हैं, तो ये पूरी 14 ये लिस्ट देख रहे हैं आप, ये सब है। और वैसे सबका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि कितने FDC पर बैन लगाया गया है अभी 2023 में, और इससे पहले 2016 में कितने पर लगाया गया था। तो 2016 में 344 पर लगाया गया था जो FDC थी, और अभी जून 2023 की बात करें तो वो है 14 टोटल। ठीक है, ये सब जो दवाएं हैं ना, वो खांसी, कफ सिरप, इस तरह की चीज़ों के लिए है। इसके अलावा सिर दर्द हो रहा है, बुखार है, बदन दर्द है, तो उस तरह की चीज़ें इसमें हैं। तो एक आध तो उदाहरण मैंने बताया है, बाकी सब ये पूरी लिस्ट वैसे मैंने PDF में दे दिया है। ओके, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और महत्वपूर्ण मुद्दा है ओडिशा रेल हादसे के बारे में। तो क्वेश्चन होगा, रेल मंत्रालय ने ओडिशा रेल हादसे की जांच किस एजेंसी से करवाने का ऐलान किया? इसका आंसर होगा CBI। ठीक है, CBI। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि वहाँ ओडिशा सरकार ने कहा है कि जो टोटल डेथ हुई है वो 288 नहीं है, बल्कि 275 है। ओके, तो टोटल जो है ना डेथ हुई है 275 इस दौरान। और घायल कितने हुए हैं, अगर सवाल हो कि घायल कितने हुए हैं, तो वो हैं टोटल 1175 लोग घायल हुए हैं। तो इस घटना की जांच जो है ना, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इसके CBI जांच कराई जाए, सिफारिश की है सरकार से, अपनी ही सरकार से। और उनका ये मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग है उसमें कुछ बदलाव हुआ, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो ये पूछे जाने पर कि क्या वे टिप्पणी कर सकते हैं कि दुर्घटना किसी तकनीकी या मानवीय त्रुटि के कारण हुई थी, या फिर असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ गड़बड़ी करके हुई है। तो रेल मंत्री ने इस पर कहा कि हमें टिप्पणी करना ये इस पर सही नहीं है। ठीक है, तो रेल मिनिस्टर के बयान से ये स्पष्ट नहीं हुआ कि ये मानवीय भागीदारी है, मानवीय त्रुटि है, या कुछ जानबूझकर कार्रवाई की गई है। बाद में रेलवे बोर्ड की मेंबर हैं जया वर्मा, तो उन्होंने कहा कि शुरुआती स्तर पर लग रहा है कि सिग्नल में गड़बड़ी है, उसी की वजह से ये घटना हुई थी। हालांकि द हिंदू ने एक और न्यूज़ प्रकाशित किया है, और उसने कहा है कि वहाँ पर रिपेयर का कुछ वर्क चल रहा था, बूम बैरियर रिपेयर का काम चल रहा था। तो ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है सीनियर रेलवे ऑफिसर्स के द्वारा कि उस दौरान कुछ चूक रह गई, और ये सर्किट जो है ना, उसका जो ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम है वो गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से भी ये हादसा हो सकता है। मतलब ये सब अभी संभावनाएं जताई जा रही हैं, और कुछ कहा नहीं जा सकता अभी कि क्यों एक्चुअल में इसकी वजह जो है ना वो क्या है। अब हुआ क्या है, ये स्थिति हुई थी, और मैं आपको कुछ मैप के थ्रू एक बार और समझा दूं। पिछले वीडियो में तो कुछ बताया था, तो उस वक्त की जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक मैंने बताया था। अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है स्टेशन, ठीक है, वहाँ का बालासोर का। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो स्टेशन है उस पर 4 लाइनें थी, 2 मेन लाइन, एक अप और एक डाउन। ठीक है, इधर से जाने का और एक उधर से आने का, और 2 लूप लाइन है। मतलब अगर किसी ट्रेन को रुकना है तो वो इस लूप लाइन में आ जाए और यहाँ रुक जाए और यहाँ रुक जाए। ठीक है, अब हुआ ये कि जो ट्रेन आ रही थी ना, कोरोमंडल एक्सप्रेस इधर से आ रही थी, और यहाँ पर खड़ी थी मालगाड़ी एक। ओके, तो अब ये जो जा रही थी इसे सीधे पास करना था, लेकिन कुछ जो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है जो पटरियों को चेंज करता है, वो सिस्टम, उस सिस्टम ने ट्रेन को इधर घुमा दिया, और इधर घुमा दिया तो इसने टक्कर मारी इस मालगाड़ी में। और मालगाड़ी में क्या लदा था? मालगाड़ी में लदा था लोहा, बहुत ही वजनदार। तो मालगाड़ी पटरी से नहीं उतरी है,
और इसकी रफ्तार और अपने लिमिट में ही चल रही थी रफ्तार से। तो इसने जो टक्कर मारी तो ये तो इसमें कुछ नहीं हुआ इस ट्रेन को, मालगाड़ी को, लेकिन मतलब पटरी से नहीं उतरी, नुकसान तो हुई ऊपर से। तो इसने इस ट्रेन का इंजन ऊपर चढ़ गया और बोगियां जो है ना वो इस तरफ फैल गई। और उसके बाद चंद सेकंड के बाद उधर से यशवंतपुर एक्सप्रेस आई अपनी तरफ से, उसे कुछ पता ही नहीं था और यहाँ जो बोगियां बिखरी पड़ी थी उसी में उसकी टक्कर हो गई। वो भी फुल स्पीड में थी, मतलब स्पीड लिमिट में ही थी। लिमिट होता है 130 किलोमीटर, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो इस रूट पर 130 किलोमीटर की स्पीड की लिमिट थी, तो ये 126 किलोमीटर के आसपास की स्पीड से चल रही थी और ये पूरा जो हादसा है वो हो गया। और ये फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, ये है मालगाड़ी का डब्बा यहाँ पर और उसमें लदा है लोहा। तो इधर से जो ट्रेन आई ना वो बिखर गई, एक तो इंजन ऊपर चढ़ गया और ये पूरी बोगी इस तरह से, और इधर से ये ट्रेन इधर से आ रही थी तो इधर से टक्कर होके और उसको भी नुकसान हो गया उन सब ट्रेनों का। तो ये हुई स्थिति। और ये भी सवाल उठ रहा है कि अब जो कवच तकनीक है उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि ट्रेनों की टक्कर को रोकने वाली जो कवच तकनीक है उसको लेकर सरकार ने क्यों नहीं बहुत तेज़ कार्रवाई की थी। भारत में 2012 में ये बनकर तैयार हुआ था, मनमोहन सिंह सरकार थी बाद में, लेकिन उस दौरान भी टेस्टिंग वगैरह चल रही थी। बाद में फिर मोदी गवर्नमेंट भी आ गई, ठीक है, एनडीए सरकार आ गई, तो उस दौरान इसकी टेस्टिंग होती रही। लेकिन पिछले साल 2022 में इसको लेकर जो रेल मंत्री हैं उन्होंने खुद ट्रेन में बैठ के इस सिस्टम को चेक किया था और जो तमाम मीडिया रिपोर्ट में ये आ रहा है कि ट्रायल के एक साल बाद फाइनल जो ट्रायल हुआ 2022 में सिर्फ 65 लोको जो इंजन है, ट्रेन के इंजन है, उसमें ये कवच टेक्नोलॉजी लगी है। इसमें कवच टेक्नोलॉजी नहीं थी लगी हुई। ओके, और पिछले साल ही अश्विनी वैष्णव ने ये कहा था कि हादसों को रोकने के लिए इन सब में कवच टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। लेकिन एक साल बाद भी 19 रेलवे जोन में से सिर्फ सिकंदराबाद में ही एक कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। देश में टोटल 13,215 इलेक्ट्रिक इंजन है और इनमें से सिर्फ 65 लोको इंजन को ही कवच से लैस किया गया। और कवच सिस्टम को लगाने में पर किलोमीटर जो खर्चा आता हो 30 से 50 लाख रुपए के आसपास आता है। हालांकि बाकी देशों में जो टेक्नोलॉजी है एक्सीडेंट रोकने की, तो वो उसकी तुलना में महज 1/4 है, ठीक है। तो अब ये कोशिश शायद होगी कि कवच से लैस किया जाए। जो तकनीकी जो गड़बड़ी हुई है, या तो आशंका जताई जा रही है कि सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से ट्रेन लूप लाइन में चली गई और एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने हरकत की है मानवीय रूप से और उसकी वजह से ये हादसा हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात है, आप मेरे बगल में ये न्यूज़ देख लीजिए। न्यूज़ में क्या लिखा है द हिंदू का, ये मैं जनवरी 2023 का दिखा रहा हूँ न्यूज़, 9 जनवरी 2023 को प्रकाशित हुई है। 3,12,000 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं रेलवे में और इन सब पदों को भरा जाना चाहिए था। इनमें से ज़्यादातर जो पद हैं वो ट्रैक के मेंटेनेंस वगैरह का काम के लिए लोग की ज़रूरत है जो खाली पड़े हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी ये था कि भाई ट्रैकों का जो रख रखाव है, मेंटेनेंस का काम है, वो भी ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये दुर्घटना हुई है और इस दुर्घटना से सबक लेने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि सबक लेंगे ही, सरकार लेगी सबक। और हाँ, 51 आवर्स के बाद इस रूट पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। कल रात को ही अश्विनी वैष्णव उनके सामने ही इस रूट पर ट्रेन मालगाड़ी सबसे पहले गुजारा गया, उसका कई सारी ट्रेनों का वहाँ से रफ्तार से जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो रेल मंत्री तो वहाँ लगातार मौजूद थे पूरे जो भी ये राहत अभियान चल रहा था उस दौरान, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ पर विजिट किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? इसका आंसर है 5 जून, ठीक है। और थीम क्या है, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये है थीम इस बार का 2023 का। अच्छा, हर बार ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेकर मेजबान देश तय किया जाता है।
तो कोटे डी आइवर इस बार मेज़बान देश है और साथ दे रहा है, साझेदारी कर रहा है नीदरलैंड। ओके, तो यहाँ ये जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, प्लास्टिक का मुद्दा और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। एग्जामिनेशन में अब देखने को मिला है कि एनवायरनमेंट को लेकर क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ठीक है, तो दुनिया में प्लास्टिक जो है ना वो बहुत बड़ी समस्या बनकर आई है। हर साल 400 मिलियन टन, उससे ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है और इसमें से आधे केवल एक बार के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है उसको, और 10% से भी कम का रिसाइकिल किया जाता है। अनुमान है कि 19 से 23 मिलियन टन प्लास्टिक झीलों, नदियों और समुद्रों में डंप किया जा रहा है वहाँ पर। तो आज प्लास्टिक जो है वो बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आए हैं हमारे, और वो लैंडफिल साइट भरे हुए हैं, हमारे समुद्र में जा रहा है। आग लगने की वजह से उसमें जहरीला धुआं फैलता है, तो एयर पॉल्यूशन भी होता है उसकी वजह से। ओके, तो पृथ्वी के लिए, हमारा जो ग्रह है उसके लिए गंभीर खतरों में से एक अब प्लास्टिक भी हो गया है। इतना ही नहीं है, मतलब उस माइक्रो प्लास्टिक जो होता है वो हमारे भोजन, पीने के पानी, हवा के जरिए शरीर में पहुंच रहा है। यहाँ तक कि जो पिछली बार मैंने बताया था कुछ महीने पहले कि ब्लड में भी माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं, ब्लड में भी पहुँच गया, तो हमारी सेहत के लिए तो नुकसानदायक है। अगला क्वेश्चन, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 जून को। तो यूनाइटेड नेशंस की ओर से यह दिवस घोषित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? आंसर होगा सेलेस्टे सोलो, अर्जेंटीना की निवासी हैं और पहली महिला वो सेक्रेटरी जनरल कह सकते हैं। ओके, हाँ, सेक्रेटरी जनरल। फोटोग्राफ ये रहा, अर्जेंटीना की हैं वो, और विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस के नेतृत्व में ही इस संगठन का चुनाव होता है हर 4 साल में। ठीक है, तो WMO उसकी स्थापना हुई थी 1950 में। 1950 में सदस्य देश हैं 193, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है WMO, और ये मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, इनसे संबंधित चीज़ों पर काम करती है। अगला क्वेश्चन, FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इंग्लिश में कहेंगे इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसके लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस शहर में हुई है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया? आंसर होगा इसका गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद में इसकी स्थापना की गई है और उद्घाटन किया किसने? तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने। ओके, यहाँ पर फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, उन सबको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की पहली डिलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन ने किस रूट पर संचालन की 93rd वर्षगांठ मनाई? आंसर होगा मुंबई पुणे। ठीक है, तो इस ट्रेन को दक्खन की रानी के नाम से भी जाना जाता है, दक्खन की रानी। ट्रेन का संचालन शुरू हुआ था 1 जून 1930 को मुंबई और पुणे के बीच में, डेक्कन क्वीन, और उस दौरान इसको ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे संचालित करता था, जो कि बाद में सेंट्रल रेलवे कहलाया। ठीक है, हालांकि इस ट्रेन में अब तक बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मोघरा योजना शुरू की है? मोघरा, आंसर होगा ओडिशा। मोघरा का मतलब हुआ मेरा घर। तो ओडिशा सरकार ने अभी जून में ही ये योजना शुरू की है और इसके तहत गरीबों को गरीबों का जो कच्चा मकान है उसको पक्के घरों में बदला जाएगा, और इससे उम्मीद ये है कि लगभग 4 लाख लोग लाभान्वित होंगे, 4 लाख घर लाभान्वित होंगे, और इसके लिए लाभार्थी को 3 लाख तक का लोन दिया जाएगा और 10 वर्षों में आसान किस्तों में वो वापस कर सकेंगे। आने वाले 2 वर्षों में इसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, और ख़ासतौर पर SC ST दिव्यांग लोगों को छूट भी दी जा रही है इस सब को लेकर। ठीक है, ओडिशा की बात कर रहे हैं हम। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, राजधानी है भुवनेश्वर। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे लगता है कि मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आप
शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को, ठीक है। अब कल मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमारी पूरी टीम लगती है, कंटेंट, ग्राफिक्स, तमाम चीज़ों में, इसलिए विलम्ब हो जाता है। लेकिन विलम्ब से आता भी है तो आपके सामने एक ठोस और एक बेहतरीन करंट अफेयर्स हम लेकर आते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल। और मेंबरशिप अगर आपने नहीं लिया है देखना ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाय।